प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे अमेरिकन हिस्ट्री। उसमें अपन आज अमेरिकन हिस्ट्री के तीसरी वीडियो के अंदर देखेंगे कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ ब्रिटिश, कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की जो हार हुई अमेरिका से, ठीक है ना, उसकी हार के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये टोटल 10 कारण लिखे हुए, एक एक पे थोड़ा बेसिक बेसिक मैं बता देता हूँ, फिर बाकी आप नोट से एक बार देखना। सबसे पहला लिखा हुआ अंडर एस्टिमेशन। ठीक है, अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट किसने किया? ब्रिटिशर्स ने अंडर एस्टिमेट किया अमेरिकन की पावर को। ठीक है, ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि ये 13 कॉलोनीज जो है ये कुछ भी विरोध नहीं कर पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं था। अमेरिकन ने बहुत ही अच्छा विरोध किया। खास तौर पे जैसे अपन देखते हैं कि भाई बोस्टन टी पार्टी हुई है ना, फिलाडेल्फिया कांग्रेस है, तो इनसे संगठित शक्ति का एहसास दिला दिया। फिर जो मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताया, सन्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाकर थॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, जेम्स ऑटिस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके नेतृत्व में बहुत ही कुशल आंदोलन अमेरिका में हुआ। ठीक है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या था? साइकोलॉजिकल मैंने बताया था, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के अंदर साइकोलॉजिकल भेद्यता थी। क्या? ब्रिटेन इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद की भावना से ग्रसित था, और अमेरिका जबकि नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी जैसी प्रोग्रेसिव विचारधाराओं से प्रेरित था। ठीक है, ये शोषण में बिलीव करता था, एक्सप्लॉइटेशन में, और जबकि ये सबके उत्थान में बिलीव करता था, जिसको अपन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जो अपन ने देखा थॉमस जेफरसन का, उसमें कि सभी मनुष्य समान है, किसी को भी किसी दूसरे के शोषण का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये कैपिटलिज्म में विश्वास करते थे, जबकि ये समानता, बंधुत्व, ठीक है, समाजवाद, समाजवाद इन द सेंस कि कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ऐसे। ठीक है, तीसरा कारण क्या देखते हैं अपन? गुरिल्ला वारफेयर, कि अमेरिकन ने जो क्या पथरीला इलाका था, पहाड़ी इलाका था, जिसमें लड़े 13 कॉलोनीज की तरफ। ठीक है, खासतौर पे जो अपन पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स वाला देखते हैं, 13 कॉलोनीज के नाम आपको याद है ही, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, देन रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डिलावेरे, अपने मैरी 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 आइलैंड, देन वर्जीनिया, देन नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। तो इसमें खासतौर पर पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड जो देखते हैं वो पथरीला इलाका, तो वहां गुरिल्ला वारफेयर संभव हुआ। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है? जैसे छुप के वार करना, छुप के। ठीक है ना, जैसे आपको लगा कि दुश्मन आ रहा है, उसमें तो छुप जाना, फिर दुश्मन जब थोड़ा आगे निकल गया तो पीछे से छुप के उसके वार करना पीठ पे, तो गुरिल्ला वारफेयर, जिसमें मराठा भी ट्रेंड थे अपने। ठीक है, ये फिर ये FPBF क्या लिखा हुआ है? पी से लिखा हुआ है पिट्स, पी से लिखा हुआ है पिट्स, ठीक है, बी से लिखा हुआ है ब्रुक, और एक्स से लिखा हुआ है फॉक्स। तो ये क्या थे? ये ब्रिटेन के कुछ प्रशासक थे। इन्होंने राय दी थी ब्रिटेन के राजा को, लेकिन ब्रिटेन के राजा ने इनकी राय मानी नहीं। तो इन लोगों का जो झुकाव था वो कंपेरेटिवली अमेरिका की तरफ हो गया था। ठीक है, तो इन लोगों के सुझाव को ब्रिटिश सरकार ने माना नहीं, और ये फिर एक तरह से खुले रूप में तो विरोध नहीं किया, लेकिन आंतरिक रूप से ये विरोधी हो गए ब्रिटेन की संसद की, और फिर उन्होंने इनडायरेक्टली मदद करी, किसकी? अमेरिका। जी और एलन क्या लिखा हुआ है? जी से तो लिखा हुआ है ग्रेनविल, सॉरी अपने यहाँ जॉर्ज थर्ड, है ना, जॉर्ज थर्ड, वो जॉर्ज तृतीय वहां का किंग उस समय मैंने बताया था। और ये एक जी और लिख लो यहाँ ना। एक अपन देखते हैं ग्रेनविल, है ना, ग्रेनविल की अपन ने देखा कि SSC क्यू 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 बताया था मैंने, SSC QT की, शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरनरी एक्ट, टाउनशेड एक्ट, ग्रेनविल की। और लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी की बताया था कि वही ये चाहते थे कि भारत से चाहे डायरेक्ट भेजी जाए अमेरिका, है ना, लेकिन अमेरिकन ने उसका असली जो मकसद था वो समझ लिया था, इससे पहले बताया कॉजेज में। ठीक है ना, तो ये जॉर्ज तृतीय, ग्रेनविल और अपने लॉर्ड नॉर्थ की जो अदृश्यता थी उसके कारण भी ब्रिटेन हारा। फिर इसका विलोम अपन देखते हैं कि भाई इनकी तो अदूरदर्शिता थी, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व था। ठीक है, अपन ने देखा कि सेकेंड फिलाडेल्फिया जो कांग्रेस हुई मई 1775 में, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन को नेता चुना गया अपना। ठीक है, अमेरिकन के 13 कॉलोनियों का नेता, और फिर उन्होंने कुशल नेतृत्व करके दूरदर्शिता से ब्रिटेन को हराया, है ना। तो जैसे आप ये यूं ऐसे क्लब इसको यूं देखो, तीन तो ये हो गए, एक थ्योरेटिकल अंडर एस्टिमेशन, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, गुरिल्ला वारफेयर, है ना, गुरिल्ला युद्ध भक्ति, तीन तो ये हो गए। तीन ये व्यक्तियों के नाम है, किसके? आप और अरेंज करना चाहो तो सबसे पहले चाहे आप चाहे इन तीनों के लिख लो भाई, ये बड़े बड़े आ जाएंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तीनों के क्या? जॉर्ज थर्ड, ग्रेनविल, लॉर्ड नॉर्थ,
पिट्स, ब्रुक्स, फॉक्स और जॉर्ज वाशिंगटन, ऐसे। फिर आप देखो, अब ये देखो, ये देशों की बात है, जैसे फ्रांस और स्पेन। फ्रांस ब्रिटेन से हार गया था सप्तवर्षीय युद्ध, 1756 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, कनाडा को लेकर अमेरिकी धरती पर। तो उसमें फ्रांस हारा, तो फ्रांस हार गया, लेकिन फिर वो सपोर्ट करने लग गया अमेरिका को, ठीक है। स्पेन ने सपोर्ट किया अमेरिका का, और इनके सपोर्ट से क्या मदद मिली अमेरिका को, कि ये नौसैनिक शक्तियां थी, मैराइन पावर्स थी, तो इस मैराइन पावर्स की शक्ति का उपयोग अमेरिका ने किया ब्रिटेन को हराने का, क्योंकि ब्रिटेन का जहाजी बेड़ा जो था वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड था, और अमेरिका का ये मानना था कि ब्रिटेन को अगर हराना है तो पहले नेवल शक्ति बनना पड़ेगा, ऐसे। तो नेवल शक्ति अमेरिका तो बन नहीं सकता था, क्योंकि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने की अनुमति नहीं दे रखी थी 13 कॉलोनीज में ब्रिटेन ने। तो फिर इनकी मदद की। नेपोलियन का भी यही मानना था, अपन फ्रांसिस क्रांति पढ़ेंगे, नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो चालू किया वो इसीलिए चालू किया कि भाई ब्रिटेन की अपन नौसेना को तोड़ सकें, ऐसे, लेकिन फेल हुआ वो भी। फिर अपन देखते हैं अगला बिंदु, ब्रिटेन की हार का कारण क्या, इंडिया एंड आयरलैंड। ये क्या है कि ब्रिटेन का कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन, कि ब्रिटेन का जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो गया था इंडिया और आयरलैंड की तरफ, हो रखा था मतलब। तो जैसे इंडिया में जैसे अपन देखते हैं कि इस समय जैसे मैसूर युद्ध लड़े जा रहे है कि नहीं, मराठाओं का जो संघर्ष था अंग्रेजों के साथ वो चल रहा था, है कि नहीं, ऐसे। आंग्ल फ्रांसीसी, जिनको अपन कर्नाटक वार बोलते हैं, कर्नाटक वार्स, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था भारत में। तो इनका, और आयरलैंड के अंदर होम रूल आंदोलन चल रहा था, होम रूल लीग आंदोलन, है कि नहीं, ऐसे। तो बाद में ही तो, और जैसे डाइवर्ट इतनी परिष्कृत रूप में तो नहीं था होम रूल का आंदोलन, लेकिन ये स्वायत्ता की मांग करता था आयरलैंड, आज भी जैसे है कि नहीं, डबलिन राजधानी। तो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गया ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन फोकस नहीं कर पाया अमेरिका पे, ये ठीक है। फिर ऑन सोयल अमेरिकन खुद की धरती पे लड़ रहे थे, जबकि ब्रिटेन को तो अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका में लड़ना पड़ रहा था। तो भाई खुद के घर में जो लड़ता है वो तो शेर होता ही है, चाहे वो बिल्कुल सही वो ही हो, है ना। खुद बोलते हैं खुद के बिल में तो डैश भी शेर होता है, ये वही था, ठीक है। ऐसे करके ये कारण थे जिनके कारण से अमेरिका जीता और ब्रिटेन हारा। कैसे कैसे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं तीन तो देखते हैं, अंडर एस्टिमेशन, ये तीन, अंडर एस्टिमेशन, साइकोलॉजी और गुरिल्ला वार। भाई अंडर एस्टिमेशन साइकोलॉजी का पार्ट होता है, इसे याद करने के हिसाब से गुरिल्ला वारफेयर भी एक साइकोलॉजी होती है। तो तीन ही हो गया, अंडर एस्टिमेशन, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। अंडर एस्टिमेशन तो हो गया कि मतलब विषय की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, ये अंडर एस्टिमेशन, कम आंका गया, कम आंकना, ब्रिटेन ने कम आंका अमेरिकन की शक्ति को, ठीक है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, तीन तो ही हो गए। फिर ये तीन नाम है क्या, पीबीएफ तो क्या है, पिट्स, ब्रुक्स, फॉक्स ने जो सुझाव दिए ब्रिटिश सरकार को वो माने नहीं, है ना, तो वो एक तरह से असंतोष हो गया इनमें और ये अमेरिका की मदद करने लगे, ठीक है। फिर दूसरा जीओ लिखना है क्या ना, जॉर्ज तृतीय, ग्रेनविल और लॉर्ड नॉर्थ की जो पॉलिसीज थी वो, ग्रेनविल में लिखेंगे एसएससी और लॉर्ड नॉर्थ में टी पॉलिसी। वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व है। फिर ये तीन मतलब तो देशों के नाम, फ्रांस, स्पेन, इंडिया, आयरलैंड और ऑन सोयल, ठीक है ना। इससे तो कंसंट्रेशन बिगड़ा और इससे कंसंट्रेशन सुधरा, किसका, अमेरिकन का, ऑन सोयल पे, ऐसे। फिर देखो एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि वैसे तो हालांकि और आगे भी काम आएगा, लेकिन यहाँ देखो कॉजेज में जैसे अपन ये देख रहे हैं हार के कारण या जैसे युद्ध के कारण, इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ अपने आईएसबीएन में, उसके हिसाब से है। क्या है कि कॉलोनीज आर लाइक फ्रूट्स विच हैंग ऑन ट्रीज अंटिल दे राइप, है ना। कॉलोनीज आर लाइक फ्रूट्स विच हैंग ऑन ट्रीज अंटिल दे राइप। कहने का मतलब कॉलोनीज जो है ना, कॉलोनीज उस फल की तरह है जो वृक्ष पे तब तक ही लटकी रहती हैं जब तक कि वो पके नहीं, है ना। और पकने के बाद तो फल जो है वो वृक्ष से अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाता है। तो कॉलोनीज आर लाइक फ्रूट्स विच हैंग ऑन ट्री अंटिल दे राइप। कॉलोनीज उस फल की तरह होती हैं जो वृक्ष पे तब तक ही लटका रहता है जब तक कि वो पके नहीं, ठीक है। तो इसको देखो क्या आंसर रहेगा इसका, बिल्कुल सही है। तो जैसे अपन ने देखा कि अमेरिकन, इसमें कॉजेज ज्यादा डिस्कस करने, ठीक है ना, कि अमेरिका रूपी जो फल था वो पका कैसे और पकने के बाद वो इस पेड़ से टूटा कैसे, ये इसका आंसर है। तो पका तो कैसे, तो जैसे अपन ने जो भी कारण देख रखे हैं सारे, वो सारे पकने के कारण थे। कि जैसे अपन देखते हैं कि
दृष्टिकोण के अंदर भिन्नता, कुछ ब्रिटिश अमेरिकन थे उनका सहयोग, फिर जॉर्ज तृतीय की दूरदर्शिता, ग्रेनविल की दूरदर्शिता, ग्रेनविल के एक्ट्स, लॉर्ड नॉर्थ की पॉलिसी, जॉर्ज वाशिंगटन का योगदान, फिलाडेल्फिया कांग्रेस, ऐसे सप्तवर्षीय युद्ध। तो इन कारण से तो ये फल पक गया, ठीक है, ऐसे, और पक के फिर वो अलग हुआ, ठीक है ना, ऐसे। और फिर टूटने के जैसे क्या कारण, टूटने के कारण मतलब गिर रहा जैसे नीचे, तो उसके कारण जैसे अपन कॉजेज के रूप, हार जो ब्रिटेन की हार के जो कारण थे एक आध वो गिना दो, ऐसे हो गया। तो जैसे अंडर एस्टिमेशन, गुरिल्ला वारफेयर, अपने साइकोलॉजिकल, फिर हार के कारण बता रहा हूँ फिर अपन जैसे देखते हैं, तीन तो ये हो गए, उसके बाद अपन देखते हैं पीबीएफ, ग्रेनविल, जीजी एलन, जॉर्ज वाशिंगटन, इंडिया आयरलैंड, अपने आयरलैंड हॉलैंड, और इंडिया आयरलैंड, और फ्रांस स्पेन, और ओन सॉइल, ऐसे ऐसे करके इसका एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है जैसे ये। फिर जैसे ये क्वेश्चन जैसे इंडिया के संदर्भ में ले लो, तो भाई इंडिया के जैसे अपन देखते हैं कि भाई जब तक शोषण किया आपने, जब तक शोषण किया, लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन की लहर जब इंडिया में जगी तो उसके बाद संभव नहीं था ज्यादा शोषण किया जाना, ऐसे, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। तो ये अपन ने कॉजेज देखे किस कारण से ये हारे और अमेरिकन जीते, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस की अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अपन क्या महत्व देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, काम आता है अमेरिका, मतलब इंपॉर्टेंस देखेंगे अपन किस किस के संदर्भ में। अमेरिका में क्या चेंजेस हुए, इंग्लैंड में क्या चेंजेस हुए, आयरलैंड में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, और वर्ल्ड में क्या हुआ। तो अपन किन किन, एक अमेरिका, दो इंग्लैंड, तीन आयरलैंड, चार फ्रांस, पांच ऑस्ट्रेलिया, और छह वर्ल्ड। वर्ल्ड ने क्या सीखा, है ना। देखो ये तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, अमेरिका और इंग्लैंड। फ्रांस भी एक तरह से सप्तवर्षीय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, तीन तो यूं याद रह जाएंगे आपके, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। आयरलैंड अभी अपन ने बताया कि वो भी वही मांग करता था स्वायत्ता की, ठीक है, तो आयरलैंड ऐसे जुड़ जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया अपन देखेंगे कैदियों के कारण कैसे, अभी देखते हैं, अपन बताऊंगा। जैसे कि भाई पहले कैदी ब्रिटेन, पहले अपने कैदियों को अमेरिका भेजता था, फिर अमेरिका में हो गया स्वतंत्र 13 कॉलोनी, तो फिर कैदियों कहाँ भेजे, कैदियों के फिर भेजने लगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे आबाद हुए, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड में जैसे वर्ल्ड ने क्या सीखा, ये सब अपन जैसे देखते हैं। तो सबसे पहले अपन महत्व के रूप में देखते हैं कि अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना, अमेरिकी क्रांति का अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा। ओके, आओ, है ना। तो देखो अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़े, राजनीतिक रूप में अपन देखते हैं, देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। पॉलिटिकल का प्रभाव पड़े कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अपन देखते हैं कि लिखा गया, ठीक है ना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, लिबर्टी, ठीक है, स्वतंत्रता, इक्विटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, इन सब का विकास हुआ, ठीक है। और सेकुलरिज्म जो अपन देखते हैं कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा धर्म के मामले में, ठीक है। ये अमेरिका में जो है सेकुलरिज्म का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि स्टेट सभी धर्मों के लिए कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। और भारत में पॉजिटिव है कि पॉजिटिव हस्तक्षेप करता है, भारत हर धर्म के उत्थान के लिए काम करता है, ये, ठीक है ना। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसके अंदर ये ऐसे अपन देखते हैं कि प्रोग्रेसिव विचारधाराएं दुनिया ने जानी, ठीक है। फिर जैसे बाद में अपन जैसे मौलिक अधिकार का अपना जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13, वो सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, ऐसे, ठीक है। फिर सोशल, सोशल में क्या देखते हैं, एजुकेशन का विस्तार हुआ, पहले भी थे इंस्टीट्यूशंस, और विस्तार हुआ। वुमेन्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था इस युद्ध के दौरान, मतलब वुमेन्स ने गुप्तचर स्पाइस के रूप में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो इनके अधिकारों को फिर धीरे धीरे वहां मान्यता मिली। और अमेरिका, इसके तीसरा बिंदु इसमें लिखो कि अमेरिका में एक सशक्त मिडिल 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 जो अपन जो मिडिल मिडिल सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखते हैं, मध्यम वर्ग जो देखते हैं, उसका विकास हुआ। क्योंकि जैसे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एजुकेशन में जैसे जो पढ़ाने वाले वो सारे क्या मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते थे। तो एक सशक्त मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मिडिल क्लास का सेक्शन, मिडिल क्लास का उदय हुआ है अमेरिका में। इकोनॉमिक में अपन क्या देखते हैं कि पूंजीवाद की हार हुई, मतलब पूंजीवाद की जीत हुई। पूंजीवाद इन द सेंस कि पूंजीवाद की जीत तो यूं मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बताया था कि ब्रिटेन और फ्रांस में, ब्रिटेन और अमेरिका में क्या डिफरेंस, कि ब्रिटेन कैपिटलिज्म से प्रभावित था और ये अपने नेशनलिज्म से प्रभावित था, ये तो था ही। लेकिन नेशनलिज्म का मतलब ये यहाँ पे ये था, जैसे यहाँ लिखे ना कि अमेरिका में कैपिटलिज्म का उदय हुआ, तो वो ये था कि राष्ट्रीय उद्योग यहाँ लगेंगे, ऐसे उद्योग जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल अमेरिकी सरकार का होगा, ठीक है ना।
ऐसे कैपिटलिज्म आज जैसे अपन वर्तमान में देखते हैं, जब कोल्ड वॉर हुआ तो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है उसकी तो पैरवी अमेरिका करता है, और सोशलिस्ट जो ब्लॉक है उसकी पैरवी रशिया करता था शीत युद्ध 1945 के बाद जो हुआ। तो कैपिटलिज्म का उदय हुआ, लेकिन कैपिटलिज्म यही था कि स्वदेशी उद्योग अपन लगाएंगे, ठीक है ना, और उद्योगों का प्रोत्साहन करेंगे और दूसरे देशों में भी अपन उन्नति का काम करेंगे। जबकि ब्रिटेन के अंदर जो कैपिटलिज्म था वो संकीर्ण था। ब्रिटेन तो ये चाहता था कि अमेरिका के अंदर कोई उद्योग नहीं लगने चाहिए, वहां तो सिर्फ कच्चा माल का उत्पादन होएगा, वो कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाएगा, वो भी ब्रिटेन के जहाजों से, और वो ब्रिटेन के बंदरगाहों पे। ब्रिटेन के अंदर फिर उस कच्चे माल से फिनिश गुड्स बनेंगे, उपभोक्ता वस्तुएं बनेंगी, और वो वस्तुओं को भेजा जाएगा अमेरिका बिकने के लिए, ठीक है। तो ये संकीर्ण कैपिटलिज्म था, और यहाँ पे जो कैपिटलिज्म था वो नेशनलिस्ट कैपिटलिज्म था अमेरिका में, ऐसे ध्यान देना। लेजिस फेयर, हस्तक्षेप का सिद्धांत है ना, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी उद्योगों के अंदर, उद्योग मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करेंगे, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उसका उत्पादन किया जाएगा, ठीक है ना, और उसकी प्राइस रहेगी। और लाव डिमांड लाव सप्लाई, जैसे अपन देखते हैं सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम रहते हैं, सप्लाई कम होता है तो प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे। तो ये लेजिस फेयर का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत, ठीक है, कि सरकार जो है वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये अमेरिका के ऊपर प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड पे अपन क्या देखते हैं कि इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल क्या देखते हैं, एंड ऑफ जॉर्ज थर्ड रूल। तो वैसे तो क्या जॉर्ज थर्ड का रूल चलता रहा था 1820 तक, लेकिन पहले क्या था, मतलब अभी तक 83 तक तो क्या जो राजा को अच्छा लगता था वो कर दिया, लेकिन अब इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां चालू होगा कि संसद अब डिसीजन लेगी। राजा तो पहले भी थे, आज भी ब्रिटेन में राजा प्रमुख, ठीक है ना, लेकिन अब केवल ये डिसीजन नहीं लेगा, अब संसद की राय से डिसीजन लिया जाएगा, ऐसे, ठीक है। इकोनॉमिक क्या हुआ कि स्टार्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का जो आर्थिक शोषण था उसके ऊपर ये फोकस हो गया। 83 के अंदर अपन ने खो दिया ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन ने अमेरिका खो दिया 83 में, पेरिस की संधि हो गई। फिर 83 के बाद ये किस पे फोकस हो गई, ये इंडिया के एक्सप्लोइटेशन पे फोकस हो गए। भाई अभी तक अपन देखते हैं इंडिया के अंदर 1757 के अंदर प्लासी हो चुकी थी, 1764 में बक्सर हो चुका था, है कि नहीं, ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये इंडिया पे फोकस हो जाते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड के अंदर रिकॉग्निशन टू आयरलैंड पार्लियामेंट, तो आयरलैंड स्वायत्ता की मांग कर रहा था, ठीक है, तो आयरलैंड पार्लियामेंट को स्वायत्ता दी गई, ठीक है। और आयरलैंड भी वही नारा देता था क्या, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देने में अमेरिकी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना, इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति को अपन बोलते हैं कि वो पश्चिमगामी थी, वो पीछे देखती हुई थी, क्योंकि इसने अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा ली थी। फिर फ्रांसीसी क्रांति अपन देखेंगे 1789, ठीक है। फिर अपन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखेंगे 12 दिसंबर अपने 1789, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रांस के अंदर, है ना, 12 अगस्त, सॉरी, है ना, 12 अगस्त 1789, 12 अगस्त 1789 को फ्रांस में अपन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखेंगे, ठीक है। फिर क्या आगे अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया पे क्या प्रभाव पड़ा, ऑस्ट्रेलिया पे ये प्रभाव पड़ा, जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रिटेन अमेरिका को एक जेल के रूप में भी यूज करता था, कि ब्रिटेन के अंदर जितने भी उपद्रवी तत्व थे उनको ब्रिटेन सजा के रूप में, कहाँ, कालापने के रूप में अमेरिका इन 13 कॉलोनी में भेज दिया करते थे। अब अमेरिका हो गया आजाद, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को प्रिजन के रूप में, जेल के रूप में यूज किया, ठीक है। तो कैदियों से आबाद हुआ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे कैदियों से आबाद हुए हुए हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसका जो ये पूर्वी किनारा है ये ज्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व इधर कम है, ठीक है, इधर तो अपना डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर अपन देखते हैं विश्व ने क्या सीख ली या क्या सीखने को मिला विश्व को अमेरिकन क्रांति से, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ है, साम्राज्यवादी की भावना का पतन हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सबसे जो शक्तिशाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई देश में, किसी देश में इस समय वो अमेरिका था, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा रहेगा और डे टू डे उसके अंदर जैसे अपन को चाहे वो अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये अपन देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों स्तंभों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हुई, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव मतलब यूं होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, है ना, एग्जीक्यूटिव क्या कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका और जुडिशरी,
ठीक है, इनमें कोई एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट्स है ना, जो अपने भाग 3 में जो अपन देखते हैं, ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट्स अपन कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। बोरोबैक्स देखते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से क्या लिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लिए और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से। ठीक है, ऐसे करके ये महत्व था। ठीक, तो महत्व अपन को देखो इन देशों के हिसाब से बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, ये चारों तो एक साथ ही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तो जुड़े हुए हैं, आयरलैंड साथ में जुड़ा हुआ है। अमेरिका में क्या? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन आया, इकोनॉमिक कैपिटलिज्म, लेजिस्लेचर और सोशल एजुकेशन, वुमेन्स, ऐसे। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकल, ज्योतिर्कांत, इकोनॉमिक, इंडिया का एक्सप्लोइटेशन। फिर फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति, पॉलिटिकल। ठीक है ना, और मतलब फ्रांसीसी, मैंने बताया था कि जो फ्रांसीसी सैनिक सप्तवर्षीय युद्ध में लड़ रहे थे ब्रिटेन से, हार गए। फिर वो अमेरिका की तरफ से लड़े ब्रिटेन के खिलाफ में, तो उन्होंने फिर अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा ली। जब भी फ्रांसीसी सैनिक अपने देश आए तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारा देश भी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए। आयरलैंड में वही स्वायत्ता की मांग, तो आयरिश पार्लियामेंट को रिकॉग्निशन दिया गया। ठीक है, ऐसे। और ऑस्ट्रेलिया पे क्या प्रभाव? 4 तो वो ऑस्ट्रेलिया पे वो प्रिजन के रूप में उपयोग शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड ने क्या सीखा? नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, नेशनलिस्टिक कैपिटलिज्म, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रतिकरण, मौलिक अधिकार, ये सब है ना। मौलिक अधिकार, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये दो तो कॉन्स्टिट्यूशन की, 3 तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स, 3 तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी है। ठीक है, ऐसे है। अब देखो क्या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, रिसोर्सेज थे, तो इसलिए फिर कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म को वहां बढ़ावा दिया गया। सोशल हिट्रोजेनियस, अलग अलग तरह के समुदाय थे, इसलिए ही लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी और सेकुलरिज्म का नारा दिया गया। विभिन्न धर्म, पुराने ट्राइबल धर्म भी और फिर नए। इकोनॉमिक, मैंने बताया नेशनलिस्ट कैपिटलिज्म का, पहले वहां भी नेविगेशन एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, ट्रेड एक्ट जो थे, उनसे किसी प्रकार का वहां उद्योगिक विकसित नहीं हुआ। फिर वहां पे कोर इंडस्ट्रीज डेवलप होना चालू हुई। जैसे इंडिया में अपन देखते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज है, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये कोर इंडस्ट्रीज चालू हुई। और पॉलिटिकल में अपन देखते हैं डेमोक्रेसी, फेडरेशन, है ना। संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? अमेरिका। सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है अपन ने कनाडा से ली है, तो वो मतलब ब्रिटेन, सॉरी फ्रांस की, सॉरी अमेरिका की देन है, जो अपन फेडरल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिसाइज है, छोटा है, बड़ा नहीं है, लिखित है, पीपुलों को शक्ति दी हुई है, पीपुल सॉवरेन है वहाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री तो ब्रिटेन है, प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ठीक है ना, ये। और जो कार्यपालिका होती है वो प्रेसिडेंट की तरफ उत्तरदायित्व होती है, जबकि अपन पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको देखना, जो एग्जीक्यूटिव होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट की तरह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो पॉलिटी में समझा रखा, पूरा डिफरेंस 8 बिंदु देख सकते हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट। जैसे अपने लोकसभा है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा वो सीनेट है। ठीक है ना, राज्यसभा के अंदर 100 सदस्य हैं, वहाँ लोकसभा में 435 है। दोनों डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, जबकि अपने सीनेट जो देखते हैं राज्यसभा भारत की, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 ईयर्स और सीनेट के अंदर 6 ईयर्स। ठीक है, ये चीज है। फिर अपन देखते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट वहां पे इलेक्टेड है। सेपरेशन ऑफ पावर है, भी बताया, फंडामेंटल राइट्स से लिए। डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। कहने का मतलब अमेरिका के भी नागरिक हो और जिस राज्य के आप नागरिक हो, जैसे 51 राज्य अमेरिका मैंने बताया था, तो उसके भी आप नागरिक हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही, लेकिन सिटीजनशिप 2 है। ठीक है ना। ऐसी ये बेसिक चीजें हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बाकी तो जो आरएस के सिलेबस में लिखा हो, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधा अमेरिकन क्रांति जैसे जो है, तो उन चीजों में वो है। ठीक है ना। फिर इसके अलावा जैसे आईएएस का जैसे अपन देखते हैं सिलेबस, उसमें अमेरिका के ज्यादा संबंध है, तो एक सिविल वार हो रहा है उसके अंदर टॉपिक अलग से, तो उसको अलग से देख लेंगे, है ना। अब इसके अलावा जैसे कुछ जो अच्छे अच्छे जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, खास तौर पे जैसे आईएएस मेन के अंदर, उनको एक नेक्स्ट फाइल के अंदर पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका रिवीजन करो, फिर देखना और कोई चीजों को मुझे बताना।